नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, एक किसान है शिवांश मिश्रा जी, कटनी से हैं। वहाँ कहीं आजू बाजू के गांव के किसान होंगे, इतना तो मुझे मालूम नहीं है। पर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज से मुझसे बहुत सी चर्चाएं करी है। इन्होंने भाई साहब बोला है कि मेरी मूंग बहुत अच्छी पैदा होती है, लगभग 6-7 का एवरेज आ जाता है मूंग में। मेरी धान बहुत अच्छी पैदा होती है, धान में भी फुल बटे फुल एवरेज जो भी रहता है 18, 19, 20 कुंटल, 22 कुंटल एकड़ तक वो मैं ले लेता हूँ। पुरानी व्हाट्सएप चैट होगी उसमें देखूँगा, शायद यही लिखा था उनने। पर उनने कहा भाई साहब मेरा गेहूँ जो है वो 8 से 12 कुंटल एकड़ के बीच में ही रह जाता है, उससे ऊपर ही नहीं जाता है। मैंने बोले बहुत सी वैरायटियाँ यूज़ कर ली है, और जिसमें पूसा तेजस के तो उनने हाथ ही जोड़ लिए हैं कि मैं पूसा तेजस के हाथ जोड़ता हूँ, वो तो अपने लायक है ही नहीं। ऐसी की ऐसी पूसा तेजस को लेकर एक हमारे पास में ही है धर्मकुंडी गांव, लगभग 15-20 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे भी एक किसान है, धान के ही किसान है वो भी। उनने भी बोले यार मेरे से कि मैंने लखन पटेल जी का वीडियो देख के पूसा तेजस बो दी, मेरी तो 12 ही कुंटल हुई। बोले लोग बाग पता नहीं पैदा कैसे ज़्यादा कर लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब पौधे नहीं उगे होंगे, पेड़ नहीं बना पाए होंगे। तो बोले नहीं, पेड़ एड़ सब अच्छे थे, आखिरी में जाके फेल हो गई। वहाँ से चल के सोनू कुशवाहा हैं आशापुरी भोजपुर से, उनका भी क्वेश्चन समथिंग समथिंग यही था कि गेहूं में पानी का प्रबंधन को लेकर, बीज को लेकर, और वहाँ से चल के हम गेहूं का मेंटेनेंस कैसा करें तो अच्छा उत्पादन हो, क्या खाद मिलाएं क्या नहीं मिलाएं, बहुत सी जानकारियां थी। तो आज हम मोटी मोटी चर्चाएं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो भाई साहब आज का वीडियो मात्र और मात्र शिवांश मिश्रा जी के लिए ही है। देखो इन्होंने सब कुछ डाला, इन्होंने बताया है कि इनने 80 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी का इस्तेमाल किया है, 110 किलो पर एकड़ ये यूरिया डाल देते हैं, 20 किलो के लगभग में एकड़ में पोटाश डाल देते हैं, 5 किलो में जिंक डाल देते हैं। अब ये सब कुछ डाल देते हैं फिर भी इनका बीज अच्छा नहीं होता है, उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो या तो इसमें इनके बीज की गलती है या फिर इनके पानी के प्रबंधन की गलती है। तो भाई साहब अब देखो, एक सबसे बड़ी समस्या ये है किसानी में कि आप किसान हो, आप किसानी करते हो तो आपको अपनी मिट्टी को पहचानना आना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे शिवांश मिश्रा जी की जो मिट्टी है वो रेतीली है कि कैसी है, अब वो बतर कितने दिन में आती है कितने दिन में नहीं आती है, मिट्टी में फफूंद है या कीट है। भाई साहब ये तो आप मिट्टी जांच कराएं, अपने हिसाब से देखें। ये सभी किसानों से बोल रहा हूँ मैं, मिश्रा जी से ही नहीं बोल रहा हूँ, शिवांश जी से ही। ये एक बहुत बड़ी मतलब आपका खेत आपकी मिट्टी, तो जानकारी आपको अपनी मिट्टी की रखना चाहिए। आप बीच बीच में मिट्टी परीक्षण कराते रहें, साल में एक बार, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो मिश्रा जी के लिए मैंने उनसे फिर पूछा कि पानी कितने दिन में देते हो, तो उनने बोला भैया पहला पानी जो है वो मैं जल्दी लगा देता हूँ, लगभग 15-16 दिन में ही, उसके बाद मैं लेट करता हूँ। तो इनका कम उत्पादन का रीज़न यहीं पकड़ा गया है कि एक तो इनके खेत अच्छे से नहीं बनते हैं, दूसरा रीज़न ये है कि इनको पहला पानी इनकी मिट्टी के हिसाब से 22 से 25 दिन में लगाना चाहिए पहला पानी। और उसके बाद आप 20-20 दिन या जो भी है 20-20 दिन का हिसाब पकड़ लो आप, यदि 20-20 दिन के हिसाब से पानी लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और जो भी हो, जैसे पानी नहीं मिल रहा है, आप पहला पानी तो 21 से 25 दिन के अंदर लगा दें। आपके खेत में बतर, जैसे हमने पलेवा किया खेत में, हमारी बतर आई मान लो 7 दिन में पलेवा के बाद, तो इससे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि हमारा जो गेहूँ है वो 22 दिन तक मतलब सरवाइव कर सकता है। 22-25 दिन तक पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपने पलेवा किया है और आपकी बतर आ गई 2 ही दिन में, रेतीली मिट्टी है, जल्दी सूख गई है, तो भाई साहब फिर आपको पानी जल्दी लगाना पड़ेगा 18 दिन में। कोई भी फसल हो पहले पानी के लिए उसको थोड़ा सा तपास लो। अब गेहूं में क्या होता है भाई साहब, जब गेहूं 18-20 दिन का होता है तो उसको कुछ इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं। जब वो इतना बड़ा हो जाता है तो जो गेहूं की मेन जड़ रहती है असली वाली, उस जड़ के लगभग 1 इंच ऊपर से नई जड़ें निकलना चालू होती है, 1 इंच या उससे कम मान लो, थोड़ा नई जड़ें निकलना चालू होती है। और वो जड़ जितनी संघन और अच्छी घंघसर होगी उतने ही आपके ऊपर कल्ले घंसर चलेंगे, तो इस बात का आप ध्यान दें। और अगली बात यह है कि पानी की तो हमने चर्चा कर ली है।
और कुछ किसान ये भी पूछते हैं भाई सूखे में बो दें कि पलेवा करके बोएं। तो देखो यार, एक सिंपल सा मैटर ये है कि पलेवा करके आप बुआई करेंगे तो आपकी मिट्टी अच्छी भुरभुरी हो जाएगी, आपको थोड़ा आनंद आएगा बुआई करने में। सूखे में आपका जर्मिनेशन फुल बटे फुल होगा, मगर साथ में चारा भी उगेगा सूखे में बुआई के साथ, और बीज अच्छा उग जाएगा पर चारा भी उग जाएगा। पर आपका जो गेहूं है वो उतने अच्छे कल्ले नहीं कर पाएगा जितने अच्छे आप पलेवा करके बुआई करेंगे उसमें करें। सूखे में एक फ़ायदा है कि सारा गेहूं एक साथ उगता है। सूखे की बुआई का सारा गेहूं बराबर रहता है, तो जो हमारे कल्ले रहते हैं, ब्रांचेस रहती, वो आगे पीछे नहीं रहती, बराबर रहती है। पलेवा में जैसे धान के खेत हैं, कहीं मिट्टी कड़क है, कहीं नरम है, आगे पीछे गेहूं उगता है तो ब्रांचेस आगे पीछे रहती है, तो बालियां भी आगे पीछे भराती है। दोनों ही वैरायटियां अच्छी है, सूखे में बोलो या कैसे भी बोलो, दोनों ही मतलब तरीके अच्छे हैं। पर आप अपनी मिट्टी और समय के हिसाब से देख के बुआई करें कि आपको बुआई किस समय पर करना है। जैसे कि मान लो 20 अक्टूबर से मान लो गेहूँ बुआई का सही समय चालू हुआ है। अब मान लो 25 नवंबर से दिसंबर तक किसान लोग बुआई करते रहते हैं, तो आपको मौका मिल रहा है, सही समय चल रहा है, तो आप बढ़िया पलेवा करें और बेहतरीन आराम से पत्थर देख देख के बुआई करें। आप लेट हो गए हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप सूखे की बुआई करें, पर जैसी भी बुआई करें बीज उपचार ज़रूर। हमने पिछले साल क्या किया था, बीज उपचार के लिए थायोफेनेट मिथाइल लिया था और क्लोरोपाइरीफास लिया था पाउडर फॉर्म वाला। इस साल हमने भाई साहब गुरुजी हैं अपने, गया प्रसाद जी खोरे, हरीश जी पवार, लखन पटेल जी, अपने इनसे पूछा तो लखन पटेल जी ने बताया कि आप टेबुकोनाजोल 2% डीएस वाला लें, जो रेक्सिल इजी आता है, यही का यही गुरुजी गया प्रसाद जी खोरे जी ने भी बताया। और इन्होंने बताया कि आप क्लोरोपाइरीफास लें लिक्विड। हमने क्लोरोपाइरीफास लिया था पाउडर फॉर्म वाला। लखन पटेल जी ने बताया कि जो उगने की समस्या है वो थायोफेनेट मिथाइल और पाउडर फॉर्म वाले क्लोरोपाइरीफास से अधिक आती है, तो आप टेबुकोनाजोल और लिक्विड वाला क्लोरोपाइरीफास लें। तो इस बार देखते हैं हम कैसे उपचारित करेंगे, वो तो आपको समय आने पर ही बताएंगे। पर बहुत से अच्छे अच्छे टेक्निकल हैं जिनसे आप बीज उपचार कर सकते हैं, सस्ते में भी कर सकते हैं। मैंने जो बताया उनसे भी कर सकते हैं गेहूं का उपचार, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, गेहूं की बढ़िया बढ़िया और अच्छी अच्छी किस्में आ गई हैं, और हर साल वैज्ञानिक क्या करता है कि 2 3 4 एक नई वैरायटी निकाल देते हैं। इस बार भी वैज्ञानिकों ने HI की 1669, GW की 543 और HI की 1674 निकाली है। इसके साथ ही बहुत सी वैरायटियां हैं इस बार लगेगी। मैं किसानों के यहाँ पे विज़िट करने जाऊंगा तो उन्हें दिखाऊंगा। फिलहाल पिछले साल मैंने HI 1650 के प्लाट विजिट किए थे, DVW 327 सहित कई वैरायटियों के प्लाट विजिट किए थे। MSCS 6768 भी देखा था। तो मैंने भी इस साल 1650 लाया हूँ 3-4 कुंटल, उसकी बुआई करके देखूँगा और फिर मेरे खेत में उसका रिस्पांस बताऊँगा। पिछले साल मैंने GW का 513 बोया था भाई साहब धान वाले खेत में। श्री राम के 303 से लगभग 20 दिन पहले आ गया था, और हमारी परंपरागत चली आ रही GW की 322 से 10 दिन पहले आ गया था। लोगों ने कहा इसमें रोग है, मुझे तो कोई रोग समझ में नहीं आया। बाकी मेरी GW की 322 ने 20 का एवरेज दिया था भाई साहब, 513 ने 26 का एवरेज दिया था, बोई मेंटेन, बोई खाद, बोई दवाई, बोई प्रकार के पानी देने में। तो इस साल मैं GW 513 का रकबा बढ़ा रहा हूँ, लगभग 35 एकड़ में 36 एकड़ में GW 513 ही बोऊँगा। इसके अलावा भी बहुत सी वैरायटियाँ हैं। आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी किस तरह से परफॉर्म कर रही है भाई साहब, ये आपको थोड़े थोड़े, जैसे मैंने पिछले साल 2 कुंटल 1.5 कुंटल ऐसे लगाया, इस साल फिर लगा रहा हूँ, लोगों के खेत देखने जा रहा हूँ। तो भाई साहब, आप अगर किसानी कर रहे हैं तो आपको भी लोगों के, किसानों के खेत देखना, उनसे जानकारी लेना, ये सब करना पड़ेगा। और नहीं करें तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, इसमें मैं किसानों से मिलवाता हूँ, उनकी मिट्टी भी दिखाता हूँ, किसान क्या डालता है ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम खाद की बात करें तो भाई साहब आजकल चलन सा चल गया है, लोग बाग 2 कट्टी DAP लेते हैं एकड़ के लिए। अब DAP तो इस साल किसानों को बहुत कम मिल रहा है, 12-32-16 पे जा रहे हैं, अब वो क्या पता कितना लेंगे। मैं एक किसान से मिलवाता हूँ आपको, अनंत जी पटेल से, अब भी इसी वीडियो में उनसे मिलवाऊँगा। भाई साहब, ये खेत में जो धान की नरवाई है, गेहूँ की नरवाई है, कचरा है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं,
मिलाने से इनको ये फ़ायदा हुआ है भाई साहब कि जो धान की पराली रहती है इसमें जो पोषक तत्व रहते हैं जैसे फास्फोरस, पोटाश ये इन्हें मिलते हैं। तो अब आज से 15 सालों के बाद में ये इनके खेत में इतने पोषक तत्व बढ़ चुके हैं कि ये डीएपी का उपयोग कम से कम कर। अब तो ये बताओ मुझे कि आपका जो प्रबंधन रहता है पिछले 10 वर्षों से आप जो भी फसल अवशेष है वो मिट्टी में मिला रहे हैं। हाँ है ना, शायद इतने ही दिन हो गए। हाँ, ज़्यादा साल हो गए। आपको क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट एक सबसे बड़ी बात तो खाद कम लगती है। जो डीएपी बोलते हैं, हम 1 ही बोरी डालते हैं प्रति एकड़ जी। उसके अलावा क्या है कि ये जो नरवाई रह जाती है बची हुई जी, तो जब पानी लगता है तो जो मिट्टी की नाइट्रोजन इसको सड़ाने में उपयोग आ जाती है। तो गेहूं में वो नाइट्रोजन का उतना नाइट्रोजन से याद आया, आप बुआई के समय यूरिया लेते हैं ना जल्दी गलाने के लिए? 10 से 15 किलो यूरिया प्रति एकड़, ताकि ये जो नरवाई है ये सड़ जाए जल्दी से। जी जी। तो वो खाद के रूप में बहुत जल्दी यूरिया के कारण खाद के रूप में बन जाती है। तो आप गेहूं में भी एसएमएस लगाया? आप गेहूं भी एसएमएस से ही कटाई? गेहूं में भी हाँ भाई साहब देखो, सही नियम के अनुसार अगर आपकी मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त हैं, आप बुआई करना गेहूं की चाहते हैं, तो 52 किलो डीएपी में आपका काम हो जाएगा पर एकड़ पे। इसके साथ आपको अपनी गेहूं के पूरे जीवन काल में 110 किलो यूरिया का उपयोग करना है और बुआई से पहले 20 किलो पोटाश का उपयोग करना है। अगर आप 12-32-16 पे जाना चाहते हैं तो लगभग 75 किलो 12-32-16 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आपको गेहूं के पूरे जीवन काल में 110 किलो यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी और पोटाश आपको डालना नहीं है, क्योंकि 16% 12-32-16 में आपको पोटाश मिल रहा है। वहीं से चल के एसएसपी की बात करें तो आप दानेदार एसएसपी अगर ले रहे हैं तो 150 किलो एसएसपी ले लें दानेदार। इसमें आपको 130 किलो यूरिया लगेगा गेहूं के पूरे जीवन काल में और 20 किलो आपको पोटाश की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भाई साहब आप जिंक का, एक किसान हैं अनूप सोनी जी, बहुत दूर से हैं, शायद यूपी से हैं, नेपाल बॉर्डर के वहाँ से। उनने एक दिन मेरे से पूछा कि लास्ट में कि एक वैज्ञानिक है, उनने कहा गेहूं में जिंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, डालूं कि नहीं? मैंने कहा भैया गेहूं में जिंक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आप ज़रूर डालें। तो भाई साहब आप लोग भी गेहूं में जिंक का इस्तेमाल यूरिया के साथ ज़रूर करें। लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें, ये भी आपके गेहूँ में चमत्कारिक बदलाव दिखाएगा। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से मैटर हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, पर आज जो खास बात थी गेहूं बुआई को लेकर, हमने उन पर ही चर्चा करी है। एक और बता दूं कि आपको और सस्ते में जाना हो, आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, 12-32-16 भी नहीं लेना है भाई साहब, आप ले लें एसएसपी पाउडर वाली, पाउडर फार्म वाली। और आप पलेवा कर रहे हैं, उसके बाद में जब बुआई करने जा रहे हैं तब आप उसको अपने खेत में 3 बोरी एकड़ के हिसाब से छिड़काव करा दें। इसमें आप 15 किलो यूरिया भी ले लें साथ में, और इसके छिड़काव के बाद में आप भाई साहब, आपको लग रहा है कि मेरी मिट्टी में पोटाश की कमी है तो आप 20 किलो पोटाश भी ले लें, इनको डाल दें। उसके बाद में आप ऊपर से खाली गेहूं की बुआई कर दें, आपको बिल्कुल डीएपी की कमी महसूस नहीं होगी और आखिरी तक 1 नंबर रिजल्ट रहेगा। नहीं आपको लगता हो तो आप इस बार 1 एकड़ में ट्राई करके देख लें, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है। और डीएपी नहीं भी मिल रहा है तो गेहूं उगने के बाद हम 05234 है, वहाँ से चल के आजकल ये नैनो डीएपी आ गया है। इस प्रकार की फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए बहुत सी चीज़ें, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में बहुत दिनों के बाद गेहूं की बुआई से संबंधित जो बातें समझाने का प्रयास किया है वो आप समझ गए होंगे। भाई साहब देखो, गेहूं की बुआई कितने इंच पे करना है, कितने गहरे पे करना है, क्या नहीं करना है, ये सब मैं पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं। तो गेहूं की बुआई का या गेहूं की खेती का जो पूरा का पूरा प्ले लिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे देख लीजिएगा। बाकी आज्ञा चाहता हूं। जय राम जी की।